नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी से में स्वागत है। आज तारीख है 28 अक्टूबर 2024 ईस्वी। अक्टूबर भी बीत गया आप लोगों का, और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में डिजिटल अरेस्ट के बारे में काफ़ी डिटेल में बात की। डिजिटल अरेस्ट जो है ये एक स्कैम हो रहा है जिसमें लोगों को फंसाया जाता है। क्या होता है डिजिटल अरेस्ट और किस प्रकार से लोगों से ठगी कर रहा है, उसको हम लोग देखेंगे। ओके, उसके अलावा स्पेन के प्रधानमंत्री जो हैं वो आज नई दिल्ली पहुंचेंगे और नई दिल्ली में भारत के प्रधानमंत्री के साथ उनकी अच्छी खासी वार्तालाप होगी। और उसके बाद से टाटा एयर बस प्लांट, क्या बोला गया इसको, टाटा कंपनी का नाम तो सुना ही होगा आपने, टाटा और एयर बस मिलकर भारत की पहली प्राइवेट मिलिट्री फैसिलिटी बनाया है उन्होंने, जिसके तहत में C-295 एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जाता है। C-295 एयरक्राफ्ट जो है, एयरबस वैसे तो फ्रांस की कंपनी है, लेकिन उसके उत्पाद जो हैं और उसके फैक्ट्रियां जो हैं, कारखाने जो हैं, वो पूरे यूरोप में फैला हुआ है। तो स्पेन में भी है उसका एक। तो स्पेन के प्रधानमंत्री जी जब भारत आ रहे हैं तो C-295 का एक प्लांट है जहां पर भारत में पहली बार कोई प्राइवेट प्लांट है जिसमें मिलिट्री के लिए एयरक्राफ्ट बनाया जा रहा है। वो है वडोदरा में। कहां पर है? वडोदरा में। इसका उद्घाटन किया जाएगा स्पेन के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा संयुक्त रूप से। तो C-295 को देखेंगे हम लोग, और टाटा एयरबस प्लांट जो है वडोदरा में बनाएगा उसको भी देखेंगे। इसके साथ में आज क्या क्या चर्चा में होगा, तो एक डायनासोर पार्क है जो चर्चा में है, जो कहाँ पर है, गुजरात में है ये स्थित, गुजरात के बालासोर में है, तो उसको भी देखेंगे हम लोग। यूनेस्को को भी समझेंगे। और वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन करके एक इंडेक्स है, जैसे भारत की रैंकिंग वर्स्ट है, नीचे से टॉप पर है, हम नीचे से 3-4 देशों में हमारा नाम है, उसको लेकर गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म हो रहा है। तो हम लोग केवल रैंकिंग को देखेंगे, बाकी गवर्नमेंट के क्रिटिसिज्म से हमें कोई मतलब नहीं है। फेस्टिवल का सीज़न है, पढ़ाई लिखाई में थोड़ी सी बाधा उत्पन्न हुई होगी। कोशिश कीजिएगा कि पढ़ें, क्योंकि फेस्टिवल ख़त्म होने के तुरंत बाद ही आपका एग्ज़ाम है। छठ ख़त्म होगा, उसके बाद 1 महीना मात्र आपके एग्ज़ाम का रह जाएगा। 13 दिसंबर को एग्ज़ाम है, ये गारंटेड हो गया है कि 13 दिसंबर को ही एग्ज़ाम होगा आपका, आगे नहीं बढ़ने जा रहा है डेट। और अगर आगे बढ़ता भी है तो सप्ताह भर, 2 सप्ताह भर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि सेंट्रल के 2 एग्ज़ाम है इसी तारीख को। इसीलिए मैं आपको बोलूँगा कि कृपया करके अच्छे से पढ़िएगा, समय नहीं है अब। ओके, देखिए क्या है आज का पहला टॉपिक, डिजिटल अरेस्ट क्या होता है। और एक चीज़ है कि 71 BPSC को लेकर आंसर राइटिंग में अगर आपको जुड़ना हो, क्योंकि सबसे अच्छा समय तो 71 के आंसर राइटिंग के लिए यही है, यही 4-5 महीने हैं। उसके पश्चात तो फिर आपको पीटी में लग जाना पड़ेगा। तो ये 4-5 महीने अगर आप उत्तर लेखन अच्छे से कर लेंगे तो सही रहेगा आपके लिए। तो जुड़ सकते हैं आप मैसेज करके, डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक रहता है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी का रहता है, कहीं पर भी आप मैसेज कीजिए, आपको मैं ऐड कर दूंगा। कुछ समय पहले गृह मंत्रालय ने भी चेतावनी दी थी कि डिजिटल अरेस्ट स्कीम जो है ये बड़ा ही घातक है और इस तरह की कृत्य सरकार नहीं करती है। होता क्या है इसमें, क्यों सरकार ने इसको सीरियसली लेना और सभी जगह प्रचारित करना शुरू किया है, तो देखिए ज़रा क्या है कि गृह मंत्रालय ने डिजिटल अरेस्ट घोटाले में वृद्धि के बारे में चेतावनी जारी की, जहां पर साइबर अपराधी बिना सोचे समझे पीड़ितों से पैसा निकालने के लिए सरकारी अधिकारी का रूप धारण करते हैं। क्या करते हैं वो, कि हम ईडी से बोल रहे हैं, हम सीबीआई से बोल रहे हैं, हम आरबीआई से बात कर रहे हैं और आपको पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो आपके खिलाफ में अरेस्ट वारंट जारी हो जाएगा। इस तरह का कृत्य किया जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, डिजिटल अरेस्ट। यानी कि एक तरह से ऑनलाइन आप आपको अरेस्ट करने आ रहे हैं, आप कृपया करके पैसे डाल दीजिए। और लोग, डरपोक लोग क्या करते हैं, भारी भरकम मात्रा में पैसे दे देते हैं। ये छोटा मोटा घोटाला नहीं है। पहले एक फिगर दिखाता हूं मैं कि कितना बड़ा घोटाला है, आज के ही न्यूज़पेपर में है। उसके पश्चात फिर हम लोग डिजिटल स्कैम को समझते हैं कि अरेस्ट क्या होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंडियन लॉस्ट 120 करोड़, 120 करोड़, कितना, 120 करोड़ जनवरी से अप्रैल तक का ये मात्र आंकड़ा है 2024 ईस्वी का। क्यों ये आंकड़ा बताया है मैंने,
क्यों ये आंकड़ा बताया है, ताकि आप इसका उपयोग कर सकें। प्रधानमंत्री जी ने चर्चा किया है इसका, तो ज़रूर ही कुछ सीरियस होगा, ये टॉपिक सीरियस ही होगा। 120 करोड़ लोग डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड में गंवाया है लोगों ने। 120 करोड़ इतना गंवाया गया है लोगों के द्वारा, जिसमें क्या होता है कि हम ईडी से बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आरबीआई से, हम सीबीआई से बात कर रहे हैं, हम पुलिस स्टेशन से बात कर रहे हैं। आपके सगे संबंधी को गिरफ्तार कर लिया गया है, आप कृपया करके पैसे डाल दें। इसी तरह का स्कैम किया जाता है। एआई की मदद से कई बार आवाज़ तक कॉपी कर लेते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू वीडियो कॉल करके या अलग अलग माध्यमों से वीडियो कॉल करके आपको धमकाया जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि सरकारी अधिकारी कभी भी आपको इस तरह से कॉल नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट आपके घर पे आएंगे। इस तरह का काम सरकारों में नहीं होता है, इसलिए कृपया करके इस तरह के स्कैम में ना फंसें। कोई भी उलटफेर वाले लिंक्स पर क्लिक ना करें। इस तरह की चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहें आजकल के ज़माने में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। देखिए क्या होता है डिजिटल अरेस्ट स्कैम। देखिए क्या लिखा हुआ कि साइबर अपराधी प्रतिरूपण, घोटालेबाज खुद को पुलिस, घोटालेबाज मत बोलिए चोर, क्या बोले चोर, चोर खुद को पुलिस, सीबीआई के व्यक्ति, नारकोटिक्स विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक या प्रवर्तन निदेशालय सहित विभिन्न सरकारी एजेंसी के कर्मियों के रूप में खुद को पेश करते हैं। कि हम ईडी से बात कर रहे हैं, सीबीआई से बात कर रहे हैं। आप एक बात बताइए मुझे, अगर आपने कोई चोरी चकारी, कोई सही चीज़, कोई गलत चीज़ नहीं किया है, आपने 100% सही पैसा कमाया है, तो आपको किससे डरना चाहिए? किसी से भी नहीं। तो फिर क्यों पैसा देना चाहिए इसमें? और आपको बताता हूँ, बिहार के ही एक डॉक्टर महोदय थे, उन्होंने 4 करोड़ रुपए इसमें गंवाए, बस ये डर के मारे कि हम आपको अरेस्ट कर लेंगे, हम आपको अरेस्ट करने आ रहे हैं। मन में जो आपके चोर होता है ना, तो आपको फंसाना बड़ा ही आसान होता है। वही चीज़ होता है डिजिटल अरेस्ट में। कोई ईडी का हो, कोई सीबीआई का हो, हमें क्यों परेशान कर, हमने क्या किया? अगर ये आपको पता होगा तो कभी आप इसमें नहीं फंसेंगे। धमकाने की रणनीति, पीड़ितों को अवैध गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए कॉल प्राप्त होता है, जैसे कि ड्रग या नकली पासपोर्ट जैसे प्रतिबंधित वस्तुओं को भेजना या प्राप्त करना। जालसाज उसे मामले को बंद करने के लिए पैसे की मांग कर सकते हैं, जिसमें किसी प्रियजन को कथित तौर पर आपराधिक गतिविधि या दुर्घटना में फंसाया गया हो। बताया जाता है कि आपका ये सगा संबंधी है, आपका ये पुत्र है या आपका ये पुत्री है, इसको हमने यहाँ पर पकड़ा है और हम इसको गिरफ्तार करने जा रहे हैं, आप अगर थोड़ा सा पैसा देंगे तो ये बच जाएगा। इस तरह का स्कैम होता है ये। डिजिटल कारावास, कुछ पीड़ितों को डिजिटल गिरफ्तारी के अधीन किया जाता है, जहां उन्हें स्कैमर्स के साथ वीडियो कॉल पर तब तक रहने के लिए मजबूर किया जाता है जब तक कि उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती हों। उनको वीडियो कॉल काटने ही नहीं दिया जाता। बोलते हैं कि वीडियो कॉल काटोगे तो फिर आप गए, तो तब तक वीडियो कॉल पर ही बैठे रहते हैं जब तक कि वो उनकी मांगें पूरी नहीं कर देते हैं। झूठी कानूनी मामलों को बेनकाब नहीं करने के लिए सहमत होने के बदले अपराधी से पैसा वसूलते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? डिजिटल अरेस्ट। ये पूछा जा सकता है आपसे। इस घोटाले से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? धोखाधड़ी वाले खातों को ब्लॉक करना, और भारत सरकार में आप क्या कर सकते हैं? रिपोर्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप ईमानदार हैं तो दुनिया में किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं होती है आपको। साइबर अपराधियों द्वारा नागरिकों को डराने, धमकाने, ब्लैकमेल करने, जबरन वसूली, डिजिटल गिरफ्तारी जुड़े 1000 से अधिक स्काइप खातों को ब्लॉक कर दिया गया है। 14C, इन धोखेबाजों द्वारा उपयोग किए गए सिम कार्ड, मोबाइल, इन सभी को भी ब्लॉक किया जाता है। बाकी आप साइबर दोस्त जो प्लेटफॉर्म है भारत सरकार का, या नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल जो है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, वहाँ पर जाके आप क्या कर सकते हैं? तो अपना FIR दर्ज करवा सकते हैं। और नज़दीकी डिजिटल जो थाना होता है, जहाँ पर साइबर अपराध से जुड़े हुए चीज़ों पर सुनवाई की जाती है, वहाँ पर भी जाके आप इस तरह के स्कैम को रिपोर्ट करवा सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की थी, इसलिए इसको ज़रूर ही ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक है C-295 विमान है। क्यों है चर्चा में? अभी मैंने आपको पूरी कहानी बताई कि स्पेन के प्रधानमंत्री जी की भारत यात्रा हो रही है और वो भारत आएंगे वडोदरा में। कहाँ पर? तो गुजरात के वडोदरा में टाटा कंपनी और एयरबस कंपनी, एयरबस दुनिया की विमानन की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, विमान बनाती है ये, और उसके साथ साथ मिलिट्री के लिए भी साजो सामान तैयार करती है ये, फाइटर जेट्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो हैं बहुत सारी बनाती है ये। एयरबस इसका नाम है। मूल रूप से यूरोप की है, फ्रांस की मान सकते हैं, स्पेन वगैरह में, पूरे यूरोप में है इसका कारखाना वगैरह। तो अब स्पेन के प्रधानमंत्री जी भारत आ रहे हैं। इससे पहले पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात के वडोदरा में आधारशिला रखी थी इस फैक्ट्री की, जहां पर टाटा कंपनी एयरबस के साथ मिलकर इसका निर्माण कर रही थी। अब उसका उद्घाटन होगा। आधारशिला का मतलब वहां पर बनना ये शुरू हुआ था, अब उसका उद्घाटन भी हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री वडोदरा में एयरबस डिफेंस एंड स्पेस स्पेन और टाटा
एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा स्थापित की जाने वाली C-295 परिवहन विमान निर्माण सुविधा के आधारशिला रखी है। स्पेन और टाटा ग्रुप के बीच में है। यह पहली बार जब कोई निजी क्षेत्रीय कंपनी देश में एक पूर्ण विमान का निर्माण करेगी। भारत की पहली फर्स्ट प्राइवेट फैसिलिटी होगा किस चीज़ को लेकर, तो विमान के निर्माण को लेकर। कृपया इसको ध्यान में रखें। गुजरात वडोदरा में है ये, वडोदरा गुजरात में है ये भी ध्यान रखना है आपको। बड़ी बड़ी चीज़ें गुजरात में ही होती हैं, भले ही बिहार से 40 सीटें मिलती हैं उनको। C-295 मेगावाट ट्रांसपोर्टर क्या होता है ये? देखिए, क्या ये युद्धक विमान है? नहीं, ये मिलिट्री ट्रांसपोर्ट का विमान है। मिलिट्री के ट्रांसपोर्टेशन के लिए उपयोग किया जाता है इसको। C-295 समसामयिक तकनीक के साथ 5 से 10 टन क्षमता का परिवहन विमान है। यह मजबूत और भरोसेमंद होने के साथ साथ बहुमुखी कुशल सामरिक परिवहन का विमान है, जो अलग अलग मिशन में इसको उपयोग किया जा सकता है। आप देख ही सकते हैं कितना बड़ा है ये। विशेषता, इस विमान को 11 घंटे तक के उड़ान क्षमता के साथ सभी मौसमों में बहुभूमिकाओं में संचालित किया जा सकता है। ऑल वेदर में किसी प्रकार के दिन रात सभी समय में इसका उड़ान किया जा सकता है। यह रेगिस्तान से लेकर समुद्री वातावरण तक नियमित रूप से दिन के साथ साथ रात के दौरान युद्ध अभियानों को संचालित कर सकता है। इसमें सैनिक कार्गो के त्वरित प्रतिक्रिया, पैरा ड्रॉपिंग के लिए रियर रैंप दरवाज़ा, अर्धनिर्मित सतहों से शॉर्ट टेक ऑफ लैंडिंग इसकी एक और विशेषता है। यानी कि छोटे से रनवे से क्या कर सकता है, टेक ऑफ कर सकता है। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है, क्योंकि मिलिट्री के जो कई बार एयरबेस जो होते हैं, मान लीजिए पर्वतीय इलाके में हैं, तो वहाँ पर बहुत ही छोटी जगह होती है जहाँ पर टेक ऑफ करना होता है और लैंडिंग करना होता है। तो वैसी परिस्थिति में भी ये आसानी से काम कर सकता है। भारतीय वायुसेना के एवरो 748 विमान के पुराने बेड़े की जगह लेगा ये। इससे पहले भारतीय वायुसेना जो है वो एवरो 748 विमानन का एक पूरा बेड़ा यूज करता था मिलिट्री ट्रांसपोर्टेशन को लेकर। मूवी वगैरह में देखा होगा आपने। एवरो 748 विमान एक ब्रिटिश मूल की ट्विन इंजन टर्बोपॉप सैन्य परिवहन टन और 6 टन माल ढुलाई क्षमता वाला मालवाहक विमान था। अब उसकी जगह पर कौन सा लेगा? C-295 जो एयरबस कंपनी की है। TSL एरोस्पेस क्षेत्र मेक इन इंडिया पहल के तहत वायुसेना को एक नए परिवहन विमान से लैस करने की परियोजना को संयुक्त रूप से निष्पादित करेगा। एयरबस द्वारा सितंबर 2023 से अगस्त 2025 के बीच उड़ान भरने में सक्षम 16 परिवहनों की आपूर्ति की जाएगी और अक्टूबर 2024 में इस फैसिलिटी का उद्घाटन भारत और स्पेन के प्रधानमंत्री के द्वारा वडोदरा गुजरात में किया जा रहा है। और अगले साल तक इसने बोला कि हम 16 विमान आपको बनाकर दे देंगे, जबकि शेष 40 को TSL से द्वारा सितंबर 2026 से 2031 के बीच प्रतिवर्ष 8 विमानों की दर से भारत में असेंबल किया जाएगा। असेंबल किया जा रहा है भारत में। असेंबल का मतलब होता है कि अलग अलग पार्ट पुर्जे अलग अलग देशों से लाए जाते हैं, उसको जोड़कर विमान बनाया जाता है। इसको ज़रूर ही ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक है आपका कि जिसमें गुजरात का डायनासोर पार्क जो है, इसके रखरखाव को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। देखिए, भारत की जो टीम है, जिसमें भारत की एक टीम है भारत सरकार की, वो भ्रमण पर गई थी गुजरात सर्वे इस बालासोर पार्क में। गुजरात के डायनासोर पार्क, इसको डायनासोर फॉसिल पार्क भी कहा जाता है। देखिए, गुजरात के बालासोर में है ये, और यहाँ पर वो लोग गए देखने के लिए कि भाई इसको यूनेस्को के टैग के तहत शामिल किया जाए। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो टीम है वो यहाँ पर गई कि इसको यूनेस्को का टैग दिया जाए। किसका? तो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज में इसको टैग मिल सके, ठीक है, जियो हेरिटेज के रूप में। लेकिन जब वो यहाँ पर गए तो आप देख ही सकते हैं इसके क्या परिदृश्य है भाई इसका। ये सही कंडीशन में नहीं पाया गया है और ये यूनेस्को को टैग लायक तो बिल्कुल नहीं है। काफ़ी पुराना है ये, और यहाँ पर एक समय माना जाता है कि बहुत पहले, जब मानव से पहले पृथ्वी पर डायनासोर घूमा करते थे, उस समय यहाँ पर भी डायनासोर का था वास, यहाँ पर था, इस तरह का माना जाता है। तो हम जरा बालासोर में ये जो पार्क मौजूद है इसके बारे में थोड़ा सा छोटा सा फैक्ट देख लेंगे, यूनेस्को का टैग क्या होता है उसको देख लेंगे और नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। बाकी कंडीशन इसका बहुत ही ख़राब है ऐसा माना जा रहा है। देखिए क्या है ये पार्क। बालासिनोर डायनासोर संग्रहालय कहा जाता है। 1980 के दशक में जीवाश्म वैज्ञानिकों को बालासिनोर के रेयोली गांव में गलती से जीवाश्म अवशेष और हड्डियां मिली। उनको कब मिली? तो 1980 के दशक। उसके बाद से ये रिसर्चर्स के लिए सबसे ज़्यादा हॉट स्पॉट में से एक बन गया, जिनसे यह निष्कर्ष या तथ्य सामने आया कि लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर की 13 से अधिक प्रजातियां यहाँ पर निवास करती थी। यहाँ का जीवाश्म पार्क में उन विशाल जीवों के आदमकद मूर्तियां और आगे की खुदाई पाया गया कि मोटे पैर वाला भारी शरीर वाला मांसाहारी डायनासोर जिसके सिर पर एक कालगी थी, राजा सौरस नॉर्मेडिस, नर्मदा का राजा नाम का पहला भाग
कालगिंदार सिंह के कारण, राजा या किंग से आया है। नाम का दूसरा भाग इसकी भौगोलिक स्थिति का उत्पन्न हुआ है, नर्मदा नदी के पास में था। ये जो बड़ा सा नाम है, ये डायनासोर का उस समय का नाम रखा गया है, जिसको क्या माना था, नर्मदा का राजा, इस तरह का इसको नाम दिया गया। और माना जाता है कि ये यहाँ पर एग्जिस्ट करता था। नर्मदा नदी के किनारे स्थित ये गुजरात में एक शहर है, छोटा सा है, कस्बा बोल सकते, टाउन बोल सकते, जो भी हैं। और वहीं पर ये पार्क है, जिसको क्या कहा जाता है, बालासिनोर का डायनासोर संग्रहालय, म्यूजियम भी कहा जाता है। और ये पार्क भी है भारत सरकार का जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। लेकिन यूनेस्को हेरिटेज में शामिल होने के लिए कई सारे कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले इस जगह का रख रखाव करना पड़ेगा, जो अभी तक नहीं हो पाया है, बहुत ही बुरी कंडीशन में है ये। जीवाश्म पार्क की यात्रा निश्चित रूप से आपको गुजरात और डायनासोर के इतिहास के बारे में गहराई से जानने का मौका देगी। उसके पश्चात ये मैंने उसकी वेबसाइट से, बालासिनोर के वेबसाइट से उठाया है, जिसके बारे में उन्होंने बताया हुआ है। मुख्य रूप से कहाँ पर है, क्या नाम है उसका और क्या इतिहास है, ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा। बाकी गुजरात में है ये जगह, ये भी ध्यान में रखिएगा। और बहुत ही खूबसूरत है, घूमने फिरने के लिए बनाया जा सकता है नहीं, बनाया जा सकता है। अभी कंडीशन उसकी उतनी अच्छी नहीं है। यूनेस्को का क्या है, तो यूनेस्को यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र का एक भाग है। यूएन की जो 6 बड़ी बॉडीज़ हैं, उनमें से एक यूनेस्को का भी नाम आता है। और मेरे हिसाब से सबसे अच्छा काम यही बॉडी करती है, बाकी तो सब इरेलेवेंट हो गई है। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। कई बार छोटे छोटे फैक्ट आप भूल जाते हैं एग्जाम में। मुख्यालय कहाँ पर है, तो पेरिस फ्रांस में है। और 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। कार्य क्या है, शिक्षा, नेचर, समाज, विज्ञान, संस्कृति, संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना इसका मुख्य काम रखा गया है। इसका उद्देश्य शिक्षा और संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति और सुरक्षा की स्थापना करना है, ताकि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में वर्णित न्याय, कानून का राज, मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रता हेतु वैश्विक सहमति बनाया जा सके। और ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जो चीज़ें होती हैं उसको हेरिटेज के रूप में शामिल करता है। हेरिटेज के रूप में शामिल करने का कार्यक्रम कब से शुरू हुआ, अब जरा उसको भी देखते हैं हम लोग। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सूचीबद्ध विशेष सांस्कृतिक या भौतिक महत्व के कारण स्थलों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जाना जाता है। विश्व धरोहर स्थलों की सूची को विश्व धरोहर कार्यक्रम, वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम द्वारा तैयार किया जाता है। यूनेस्को को विश्व धरोहर समिति द्वारा इस कार्यक्रम को प्रशासित किया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम को एडमिनिस्ट्रेशन यही करती है, इसका यही देखरेख करती है, यही इसका प्रशासन संभालती है और यही तय करती है कि किस जगह को शामिल करना है, किस जगह को हटाना है। और जब कोई स्थल को यूनेस्को को उसमें शामिल कर दिया जाता है तो अगर कोई युद्ध वगैरह भी होता है तो उस पर बॉम्बिंग नहीं की जा सकती है। पहले से ही तय होता है कि उस जगह को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और दुनिया भर में उसको रिकॉग्निशन भी मिलता है एक, और फंडिंग भी मिलती है देखरेख करने के लिए। यूनेस्को विश्व भर में सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर, जिसे मानवता के लिए उत्कृष्ट मूल्य माना जाता है, की पहचान, संरक्षण और सुरक्षा को प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है। इसमें केवल कल्चरल नहीं होगा, इसमें केवल मैन मेड ही नहीं होगा, बल्कि इसमें नेचुरल जगह भी शामिल होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कई सारे जगहों को शामिल किया जाता है भारत में भी। तो कैसे होता है, तो नेचुरल और मैन मेड दोनों होता है, कल्चरल दृष्टिकोण से भी होता है। जैसे हैदराबाद को भोजन के लिए शामिल किया गया था, मुंबई को फिल्मों के लिए शामिल किया गया था, तो ये भी होता है। यूनेस्को द्वारा 1972 में अपनाए गए विश्व संस्कृति और प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण संबंधित कन्वेंशन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संधि में यह सन्निहित है। कब, तो 1972 ईस्वी में। भारत में 30 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित है। मिश्रित में कंचनजंगा आपका आ जाएगा। और कुल 38 विश्व धरोहर स्थल हैं। अगर आपके पास में अपडेटेड हो, क्योंकि मुझे लगता है कि अपडेट हो गया है, 1-2 स्थल और भी जुड़ गए हैं, तो कृपया करके कमेंट जरूर कीजिएगा कि कितने वर्तमान में मौजूद हैं। आंकड़े बदलते रहते हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या, अगला टॉपिक है कि सिमलीपाल जो टाइगर रिजर्व है, वहाँ पर 2 नए फीमेल को लाया जाएगा महाराष्ट्र से, जिससे वहाँ का जेनेटिक डाइवर्सिटी थोड़ा सा और अच्छा हो सके। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, और वहाँ पर 2 और फीमेल को महाराष्ट्र के से लाया जाएगा, और जिससे क्या होगा कि वहाँ पर जेनेटिक रूप से थोड़ा सा और विविधता आ जाएगा। और भी ज़्यादा विविधता होने से क्या होगा, और भी अच्छे तरीके से उनको संरक्षित किया जा सकेगा। ये यहाँ पर किस में न्यूज़ था, कहाँ से मैंने लिया है, तो ये है आपका, एक तो इंडियन एक्सप्रेस में भी था, और उसके अलावा जो आपका डाउन टू अर्थ मैगजीन आती है, डाउन टू अर्थ बहुत ही शानदार मैगजीन होती है।
यूपीएससी के लिए ख़ास तौर से उसको पढ़ना पड़ता है। नहीं कुछ तो उसका यूट्यूब चैनल और वेबसाइट तो ज़रूर ही फॉलो किया कीजिए। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ, बीपीएससी के लिए नेसेसरी नहीं होता है। कभी कभी कोई ख़ास न्यूज़ आएगा तो मैं वो करवा दूँगा आपको, ठीक है। तो डाउन टू अर्थ पत्रिका में भी है ये, और उसके साथ साथ कहाँ पर है ये बंधुओं, तो इंडियन एक्सप्रेस में भी आया है कि सिमलीपाल जो टाइगर रिजर्व है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी को बढ़ावा देने के लिए 2 फीमेल को महाराष्ट्र से लाने जा रहा है, फीमेल टाइगर जो होते हैं, और उनको यहाँ पर रखा जाएगा। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। मयूरभंज जिला है उड़ीसा में, वहीं पर स्थित है ये। सिमलीपाल का नाम सिमुल रेशम कपास के पेड़ से लिया गया है। ये छोटा सा फैक्ट है लेकिन खतरनाक है, पूछ लेगा क्या पता। इसे वर्ष 1956 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था 1956 में, और 1973 में राष्ट्रीय संरक्षण कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर के तहत में शामिल किया गया। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ। अब टाइगर रिजर्व उन्हीं को माना जाता है जिसको प्रोजेक्ट टाइगर के तहत में शामिल कर लिया जाता है, वो जगह टाइगर रिजर्व हो जाता है। देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है ये आप मुझे बताएंगे, पूछा है यूपीएससी ने 2020 पीटी में कि देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से मैं बात कर रहा हूँ, संख्या के दृष्टिकोण से एमपी में है, और बताइए क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा आंध्र प्रदेश में है, वो आप मुझे बताएंगे। मैंने पढ़ाया है इसलिए पूछा है मैंने। सिमलीपाल को 1994 बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया था। 2009 में इसे यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल कर लिया गया। ये मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम जो है, मैब कार्यक्रम जो है यूनेस्को का, उसका भी भाग है सिमलीपाल। आप समझ जाइए कितना महत्वपूर्ण है। इस सिमलीपाल की सबसे बड़ी समस्या है फॉरेस्ट फायर, जिसके कारण हर साल ही अप्रैल मई में चर्चा में आ जाता है सिमलीपाल। वर्तमान में जिस कारण से चर्चा में है वो भी मैंने आपको बता दिया। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के आसपास क्षेत्र कोल्ह, संथाल, भूमिजा, भटूडी, गोंडा, खारिया, मनकाडिया सहित कई जनजातियों के घर है। ये सब ट्राइब्स हैं जो इस इलाके में रहते हैं। सिमलीपाल में ऑर्किड की 94, अन्य पौधों के लगभग 1000 प्रजातियां पाई जाती हैं, ये याद नहीं रखना है। उभयचर की लगभग 12 और बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु भी पाए जाते हैं, और सबसे खास साल वन यहाँ पर पाया जाता है, जिसके लिए इसको जाना जाता है। साल वृक्ष के लिए भी सिमलीपाल को जाना जाता है। मैब में भी शामिल है, प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल है, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है ये भी ध्यान में रखना है आपको। और मैंने आपसे पूछा है कि देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, ये आपको मुझे बताना है। उड़ीसा में है ये, और अभी चर्चा में क्यों था ये भी बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका 2024 ग्लोबल नेचुरल कंजर्वेशन इंडेक्स। इंडिया रैंक्ड 176 आउट ऑफ 180। 180 देशों में हमारा 176वां स्थान है, मतलब नीचे से हम चौथे स्थान पर हैं, टॉप कर रहे हैं नीचे से। इंडिया रैंक्स एज वन ऑफ द 5 वर्स्ट परफॉर्मर आउट ऑफ 180 कंट्रीज। तो ज़रा देख लेते हैं ये भी मैंने कहाँ से उठाया। इसका कंटेंट मैंने उठाया है, दरअसल में न्यूज़पेपर में था, इसका कंटेंट मैंने वहीं से उठाया है। डाउन टू अर्थ आपको वेबसाइट जो है उस पर आपको मिल जाएगा, काफ़ी डिटेल में वो कवर करते हैं इन सब चीज़ों को। वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत को 45.5 में से अत्यंत खराब स्कोर 176वें स्थान पर रखा गया है। स्कोर भी ध्यान में रखिएगा, और रैंक तो आपको ये ध्यान में रहेगा ही, 176 है ये। 24 अक्टूबर 2024 को जारी 180 देशों की रैंकिंग। भारत को किरीबाती 180, तुर्की 179, इराक 178, माइक्रोनेशिया 177 के साथ 5 सबसे खराब प्रदर्शन वाले देशों में से एक में माना गया है। क्या नाम है इसका? वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक। अच्छा है सूचकांक, बुरा है, सरकार इसका खंडन करती है, क्या करती है, वो सब चीज़ देखा जाएगा। फिलहाल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि हमें इसको याद करना है, ठीक ना। और भारत में पर्यावरण को लेकर, संरक्षण को लेकर काफ़ी सारे चीज़ किए जा रहे हैं। आपको मैं बता दूं, दुनिया में सबसे कठोर लॉ अगर कहीं पर्यावरण और जीव जंतु से जुड़ा हुआ है तो अपने भारत में ही है ना। अब होगा किस कारण से ख़राब है वो भी ज़रा देखते हैं, डाउन टू अर्थ ने क्या लिखा है। अक्टूबर में शुरू किया गया पहला प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक। 4 मानदंड, कौन कौन से मानदंड के आधार पर तैयार किया जाता है? भूमि प्रबंधन, बायोडाइवर्सिटी के लिए क्या खतरा है जैव विविधता के लिए, क्षमता और शासन, आपके यहाँ पर उसको लेकर लॉ वगैरह कैसा है, और भविष्य के रुझान, आपने भविष्य के लिए क्या किया है। इन 4 संरक्षण के प्रयासों का मूल्यांकन किया जाता है। जैसे आपका टेस्ट होता है तो आप किस किस में, मान लीजिए ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, बायोलॉजी, और स्कूल में जो होते थे कौन कौन सा, तो एक होता था सामाजिक विज्ञान, एक होता था आपका विज्ञान, एक होता था गणित, एक होता था हिंदी।
यही तो होता था ना मुख्य रूप से, और इसी पर टेस्ट होता था। उसी प्रकार से यहाँ पर 4 पैमानों पर टेस्ट किया जाता है देशों को। एक है भूमि संरक्षण, एक है जैव विविधता के लिए खतरा, एक है क्षमता और शासन आपके यहाँ पर किस प्रकार का है, और भविष्य के रुझान किस प्रकार के हैं। इन 4 पैमानों पर नापा जाता है। NCI वही कौन सा नेचुरल कंजर्वेशन इंडेक्स जो है को नेगवे के बेन गुरियन विश्वविद्यालय अभी किसके द्वारा जारी किया जाता है? पब्लिश्ड बाय किसके द्वारा? तो ये है पब्लिश्ड बाय कि गोल्डमैन सोनेनफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज और जैव विविधता डेटा को बनाए रखने के समर्पित एक गैर लाभकारी वेबसाइट biodb.com द्वारा विकसित किया गया है। इस विश्वविद्यालय का नाम और गोल्डमैन सोनेनफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। बड़ा अटपटा नाम है, देखते ही आप पहचान जाएंगे एग्जाम में, है ना। NCI एक डेटा संचालित विश्लेषण है जो संरक्षण और विकास के बीच संतुलन बनाए प्रत्येक देश की प्रगति आकलन करता है कि आपने कंजर्वेशन कितना अच्छे तरीके से किया है और आप जो डेवलप कर रहे हैं खुद को, तो इन दोनों के बीच में आपने सही से बैलेंस किया है कि नहीं। डेवलपमेंट के नाम पर कहीं आप सब कुछ तो नहीं ख़त्म कर रहे हैं। इसी चीज़ को पहचान की जाती है इसमें। सरकार, शोधकर्ता, संगठन की चिंताओं पहचान करना और ठीक है भाई बातचीत करना। आप उन चीज़ों का प्रबंधन नहीं कर सकते जिन्हें आप माप नहीं सकते हैं। ऐसा कहा जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए हमने प्रकृति संरक्षण सूचकांक बनाया है, जो एक निष्पक्ष सीधा उपकरण है जो यह दिखाने के लिए डिजाइन किया गया है कि देश संरक्षण चुनौतियों को कितनी अच्छी तरह से संभालते हैं। गोल्डमैन सोनेनफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज, बेन गुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ द नेगेव के योरोन जीव ने कहा कि भारत का सबसे निचला स्थान पर होना मुख्य रूप से अकुशल भूमि प्रबंधन और इसकी जैव विविधता के बढ़ते खतरों के कारण है। भारत में लॉ बहुत कठोर है। मैंने आपको शुरुआत में एक लाइन बोला कि दुनिया में सबसे कठोर प्रशासन और लॉ वगैरह कहाँ पर है। अगर आप एक किसी जीव जंतु को छू भी देते हैं तो आप जेल में चले जाएंगे। लेकिन भूमि का प्रबंधन जो है और जैव विविधता के समक्ष जो खतरा हो रहा है उसको हम अभी भी सही से एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। जैव विविधता के समक्ष सबसे बड़ा खतरा क्या है? 2 दिन पहले ही मैंने आपको पढ़ाया है, वो है आवासों का विखंडन। उनका जो हैबिटेट होता है उसको हम खराब कर रहे हैं। ये मैंने आपको 2 दिन पहले भी पढ़ाया था, याद कीजिए। मैंने आपको पढ़ाया था जब CBD को लेकर कॉप आयोजित होता है। कॉप 16 आयोजित हुआ था कोलंबिया में। उस दौरान मैंने आपको पढ़ाया था कि सबसे बड़ा खतरा कौन सा है? आवासों का विखंडन। उनके घर तोड़ रहे हैं हम, जीव जंतुओं के, पेड़ पौधों के। भूमि परिवर्तन के 53% दर के कारण टिकाऊ भूमि उपयोग तकनीकें आवश्यक हैं। शहरी, औद्योगिक और कृषि प्रयोजन के लिए सूचकांक से पता चलता है कि इसका उपयोग बहुत अधिक है। कीटनाशक और मृदा प्रदूषण के प्रति भी चेतावनी देता है। हमारे यहाँ पर कीटनाशकों के कारण भी भूमि को नुकसान हो रहा है। 0.77 के अस्थायी नाइट्रोजन सूचकांक के साथ मिट्टी का प्रदूषण, यह सुनिश्चित करने के लिए इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि मृदा स्वास्थ्य सूचकांक में कहा गया कि यह दर कायम रखी गई है कि भारत में लैंड डिग्रेडेशन जिसको कहा जाता है वो बहुत ही ज़्यादा है। मृदा का हम सही से ध्यान नहीं रख रहे हैं और बायोडाइवर्सिटी का हम खतरा उत्पन्न हो रहा है उसको भी नहीं रोक पा रहे हैं। ये 2 कारण सबसे बड़ा है। मूल्यांकन में सामने आया कि महत्वपूर्ण पहलू समुद्री संरक्षण है। भारत के राष्ट्रीय जलमार्गों का केवल 0.2% संरक्षित क्षेत्रों में शामिल है, कोई भी इसके विशेष आर्थिक क्षेत्र में नहीं है। इसलिए समुद्री संरक्षण में काफ़ी प्रगति की आवश्यकता है। भले ही देश का 7.5% स्थलीय क्षेत्र संरक्षित हो। आवास और हानि विखंडन का जोखिम है, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया। 2001 से 2019 के बीच वनों की कटाई, इससे 23,300 वर्ग किलोमीटर के वृक्ष क्षेत्र का आश्चर्यजनक नुकसान हुआ है। हमारे यहाँ पर पिछले 18-19 सालों में हमने वृक्षों का, पेड़ पौधों का नुकसान किया है, यह हमें पता भी चलता है। तो ध्यान में रखिएगा ये सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, भारत का खराब रैंकिंग क्या है, किन 4 पैमानों पर जारी किया जाता है, भारत का अंक कितना है। तो भारत को 45.5 मार्क्स मिले हैं 100 में से, यानी कि 50% से भी 45% हमारा मार्क्स है। 45.5% मार्क्स है हमारा, कितना में से? 100 में से, है ना। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नीचे के टॉप देश मैंने आपको बता दिए हैं, ऊपर के टॉप देश जरा एक बार आप सर्च कीजिएगा क्योंकि वो मैंने नहीं बताए हैं इसमें। कोई बात नहीं, वो छूट गया, अगले वीडियो में करवा दूंगा। और आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। जितने टॉपिक थे सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर ही बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।